हाय गाइस, वेलकम टू रुद्रायस एकेडमी। अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी राइट टू इक्वालिटी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में, जिनका आर्टिकल है 19 से 22 तक। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 से 22 के बारे में, जिसमें कंसिस्ट है 19 में कंसिस्ट है 6 तरह की आर्टिकल या राइट कंसिस्ट है, जो बताते हैं कि कहाँ पे जाना अलाउ है, कहाँ पे नहीं, किस तरह की राइट आपको प्रोवाइड की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात याद रखिएगा, जो आर्टिकल 19 के राइट्स दिए गए हैं वो सिर्फ सिटीजन के लिए दिए गए हैं और ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दिस कैन बी कर्टेल बाय द स्टेट इन द इमरजेंसी सिचुएशन। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के बारे में। ठीक है, इसमें ABCD करके 6 तरह की राइट्स दिए गए हैं सिटीजन्स को। तो पहला जो है वो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो ए है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड expression. Let me write all the rights, then I will discuss one to one. Okay? तो ये 6 तरह के राइट्स जो है वो आपके आर्टिकल 9(1)(a) से लेकर के G तक है। जो F वाला जो राइट है वो डिलीट हो चुका है। आपको भी पता होगा कि 1978 में 44 अमेंडमेंट के द्वारा आपका जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो डिलीट हो चुका है। अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर के एक लीगल राइट है आर्टिकल 300(a) में। ठीक है, अच्छा आइए चलते हैं, इस पे चलते हैं कि आर्टिकल 19(1) में जो पहला राइट है वो है आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता है। इसी में आपका आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस में जो भी चीजें छपती हैं, जो भी न्यूज़पेपर में छपती हैं, उसे भी इसी राइट्स के द्वारा ही प्रोविजन जो है इसी राइट में दी गई है फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए। ठीक है, एक बात और, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कंसिस्ट है कि आपको रिमेन टू साइलेंट, यानी कि आपके पास राइट टू रिमेन टू साइलेंट है। ठीक है, रिमेन टू साइलेंट। जब आपको बोलने का अधिकार है तो आपको शांत रहने का भी अधिकार है। ठीक है, तो पहला राइट कौन सा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा है फ्रीडम ऑफ असेंबली, यानी कि आप किसी भी असेंबली का मतलब किसी भी जगह असेंबल हो सकते हैं विद द पीपल टू से समथिंग या टू डू समथिंग, या किसी तरह का अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो पीसफुली असेंबली आप कर सकते हैं विदाउट आर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि आप किसी तरह का एसोसिएशन बना सकते हैं या किसी तरह का कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। इस तरह की स्वतंत्रताएं आपको दी गई हैं आर्टिकल 19(1) के C में। नेक्स्ट है D में, क्या है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बिंदास होकर घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीडम आपको दी गया है 19(1)(d) में, यानी कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। नेक्स्ट है E है आपका फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, यानी आप किसी भी जगह पे रह सकते हैं, अपना निवास स्थान बना सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका G है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन या ट्रेड या ऑक्यूपेशन, यानी कि आपको किसी भी तरह का जो प्रोफेशन है या किसी भी तरह का ट्रेड है या ऑक्यूपेशन है, वो कुछ भी किसी भी तरह का है तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता है जहाँ पे लॉज जो राइट हमें प्रोवाइड की गई है, उसी राइट के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड किए गए। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इंटीग्रिटी में, सॉवरेंटी में अगर स्टेट जो है मतलब स्टेट के लिए एक अगर मान लीजिए इंटीग्रिटी का मैटर है या फिर सॉवरेंटी का मैटर है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन स्पीच और एक्सप्रेशन में लग सकता है। असेंबली में भी रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। अगर ये असेंबली पीसफुली नहीं हो रही है तो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है, तो अगेंस्ट द स्टेट है, तो यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं। एसोसिएशन में ये है कि अगर वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट है
फिर से वही मूवमेंट में ये है कि आप किसी भी, मान लीजिए अगर किसी भी, ये जो क्षेत्र है यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं, ठीक है। अब आपको यहीं जाना है कि हम नहीं यहीं मूवमेंट करेंगे, तो यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो किसी रीजन से बंद किया गया है, वहां पे लॉस बना करके अगर नहीं जाने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का यूज करके आप यहाँ जा सकते हैं, जी नहीं। अगर आपको राइट दिए गए हैं तो राइट के साथ साथ आपको वहां पे रिस्ट्रिक्शंस भी प्रोवाइड किए गए। जैसे आपको पता है कि अगर आपको राइट है तो ड्यूटी है, वैसे भी अगर राइट है तो रिस्ट्रिक्शंस भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे। रेजिडेंस, लेकिन किसी किसी स्थान पे अगर किसी राज्य में ऐसा होगा कि आपको जमीन खरीदने की परमिशन नहीं दी जाती है, तो वो भी आपके रिस्ट्रिक्शंस में आता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, ट्रेड है, ऑक्यूपेशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन में अगर आपने कोई प्रोफेशन किया है तो स्टेट को ये राइट है कि वो उस प्रोफेशन पे अपना मोनोपोली कर सके, ठीक है। और जो एफ वाला अधिकार है, जो 19(1)(f) में जो था राइट टू प्रॉपर्टी, वो अब हट करके 300(a) में चला गया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे केसेस है, केसेस हम लोग बाद में डील करेंगे। तो बस अभी जो 19(1) में जो राइट है वो अभी आप देख लीजिए फिर से एक बारी कि 19(1) में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं फिर से बोल रही हूँ कि दिस राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, दिस कैन बी कर्टेल्ड बाय द स्टेट इन द इमरजेंसी सिचुएशन। फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, एंड फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, प्रोफेशन है। लेकिन ये सारे जो राइट है, मैंने पहले ही कहा है कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और जो ये राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दिया गया है। इसमें बहुत तरीके की फ्रीडम दी गई है कि आपको शांत रहने की भी स्वतंत्रता, अगर कहीं पे आप बोलना नहीं चाहते तो शांत रह जाइए, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी दिया गया है। तो ये है आपका 19(1)(a). अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आर्टिकल 20 पे, जिसमें ये बताया गया है, आर्टिकल 20 की जो हेडिंग है वो ये है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। इसमें 3 तरह के प्रोटेक्शंस दिए गए हैं। ये बहुत थोड़ा सा ट्रिकी प्रोटेक्शन है, वो है कि नो एक्ट्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। मैंने आपको पहले के प्रीवियस क्लास में बताया था कि किसी लॉ का जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है उसे मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को मान्यता दी गई। तो यहाँ पे जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात कर रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। एक एग्जांपल देते हैं, अभी तो HMA आ गया है, हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 है, उसके अकॉर्डिंग हिंदू सिर्फ एक शादी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस एक्ट के पहले, ठीक है, इस एक्ट के पहले हिंदू ने मान लीजिए अगर 2-3 शादियां की हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर इस एक्ट के आने के बाद जो पनिशमेंट इसमें दी गई है वो पनिशमेंट उनके ऊपर भी लागू होगी जो इसके आने से पहले जिन्होंने शादियां की है। तो इस एक्ट, ये जो नो एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ है, वो इसी के बारे में बात करता है कि मान लीजिए अगर कोई किसी ने कुछ क्राइम किया है, लेकिन उसने जब वो काम किया एट दैट पॉइंट दैट एक्ट वाज नॉट एज क्राइम, ठीक है, तो वो क्राइम नहीं था, लेकिन किसी एक्ट के बनने के बाद वो अभी क्राइम हो गया है, दैट इज पनिशेबल। तो उस इंसान को जब उसने वो जो एक्ट किया है, जो पर्सन ने, तो उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि पनिशमेंट जो एक्ट था वो करते समय जो एक्ट वो पनिशेबल नहीं था बाय द लॉ, ठीक है। तो वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि उस इंसान को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इसका यही मतलब है नो एक्ट पोस्ट फैक्टो लॉ। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि किसी भी इंसान को एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाती। जैसे कि आपको याद होगा बचपन में अगर हम लोग कुछ ऐसे काम करते थे तो घर आ करके सबसे पीटना होता था, मम्मी पापा दीदी भैया सब लोग पीटते थे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक ने आपको पीट दिया है तो बाकी जो लोग हैं वो आपको नहीं पीटेंगे, ठीक है। तो डबल जियोपार्डी का यही मतलब होता है कि किसी एक पनिशमेंट के लिए किसी एक क्राइम के लिए आपको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। सीधा सा मतलब है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ ही सबूत देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ सबूत देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। इसमें एक बड़ा अच्छा केस है
काठी कालू का, आप लोग उसे पढ़िएगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में उसकी चर्चा की है पूरे फैक्ट के साथ, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब यही होता है कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने ही खिलाफ ये सबूत नहीं देगा कि नहीं मैंने ये क्राइम किया है, ये लीजिए सबूत मैं दे रहा हूँ, आप उस पर्सन को बाध्य नहीं कर सकते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए। तो आर्टिकल 20 में ये 3 तरह के प्रोटेक्शन दिए गए हैं। कौन कौन से? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आर्टिकल 21 पे। जो नेक्स्ट आर्टिकल है आपका, वो आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है। ये तो सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें ढेर सारे राइट्स दिए गए। इसमें आपको सोने का अधिकार है, इसमें आपको घूमने का अधिकार है, इसमें आपको खाने का अधिकार है, इसमें आपको नेट का अधिकार है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे राइट्स प्रोवाइड किए गए बाय द केसेस। ऐसे केसेस आए हैं कि उस केसेस के द्वारा बहुत सारे ऐसे राइट्स निकल कर आए हैं। तो आप लोग इस राइट को पर्टिकुलरली पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं इसके लिए दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें उन सभी राइट्स की हम लोग चर्चा करेंगे जो कि केसेस के द्वारा आए हैं, जो कि ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। फिलहाल ये सिर्फ इतना ही है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 22 पे, जिसमें यही कहा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट arrest and detention in certain cases, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आप न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, आप उसे एक लॉयर एक एडवोकेट प्रोवाइड करवाएंगे। यही सारी चीजें आपको आर्टिकल 22 में दी गई है, ठीक है। मेन चीज वो है कि 24 घंटे के अंदर आप उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये है आपका आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो आई होप आप लोगों को 19 से 22 तक जो जितने भी आर्टिकल है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं होंगे, अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।